नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वह 66वीं बीपीएससी मेंस से संबंधित मौर्य कला से है। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मौर्य कला से विशेषताओं से संबंधित वीडियो को देखा था और उनमें जो मौर्य कला की विशेषताएं थी उनके बारे में बताया गया था और उनसे संबंधित 2-3 प्रश्न भी आपसे करवाए गए थे। तो आज जो हम देखेंगे, इसके अगले पार्ट को देखेंगे। उस पार्ट में हम लोग देखेंगे कि क्या मौर्य कला को ईरानी कला का प्रभाव माना जा सकता है, क्या मौर्य कला पर ईरानी कला का अनुकरण है या इसे ईरानी कला का नकल कहा जाता है, यह कितना सही है कितना गलत है। तो इस चीज़ को हम देखेंगे। यानी कि कहा जाए तो मौर्य कला पर ईरानी कला की समीक्षाओं का हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस बार संभावना है कि प्रश्न मौर्य कला से पूछे जाएंगे। अब यहाँ से प्रश्न किस तरीके से पूछे जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ से यानी कि मौर्य कला पर जो ईरानी कला के प्रभाव हैं, यहाँ से कभी अकेले प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। क्यों नहीं पूछे जाएंगे? क्योंकि मौर्य कला पर जो ईरानी कला का प्रभाव है वो अपने आप में 200 से 250 वर्ष में सीमित नहीं हो पाएगा। यानी कि ये काफ़ी छोटे से पॉइंट में आएगा। तो यह जो पॉइंट आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो यह कहीं ना कहीं मौर्य कला की विशेषताओं से लिंक करके पूछा जाएगा। यानी कि आपको यह जो प्रश्न है इस रूप में शामिल किया जा सकता है कि मौर्य कला की विशेषताओं का वर्णन करें तथा मौर्य कला पर ईरानी प्रभाव यानी ईरानी कला के प्रभाव की समीक्षा करें। तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने मौर्य कला की विशेषताओं के बारे में पढ़ा था। तो आइए आज का जो हमारा टॉपिक है यानी आज का जो हमारा प्रश्न है वह मौर्य कला की विशेषताओं और मौर्य कला यानी अशोक के जो स्तंभ थे उस पे ईरानी कला के क्या प्रभाव है, इतिहासकारों ने अपना क्या मत दिया है, क्या मौर्य कला यानी कि अशोककालीन स्तंभ जो है उसे ईरानी कला का अनुकरण माना जा सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए बोर्ड पे जो प्रश्न है उस प्रश्न को, और आज हम उसी प्रश्न को लिखना सीखेंगे। उस प्रश्न का आंसर हम किस रूप से लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न आपके बोर्ड के ऊपर दिखाई दे दिए होंगे। प्रश्न है कि मौर्य कला की विशेषताओं का वर्णन करें और मौर्य कला पर ईरानी कला के प्रभाव की समीक्षा करें। अब दोस्तों, समीक्षा करने की बात जब होता है तो उसका मतलब क्या होता है कि आप एग्जामिन करें कि क्या वह सही है या गलत। तो आप उसकी समीक्षा कीजिएगा, एग्जामिन कीजिएगा, परीक्षण कीजिएगा और लास्ट में आप निष्कर्ष दीजिएगा कि क्या मौर्य कला पर ईरानी कला का प्रभाव दिखाई देता है, क्या मौर्य कला को ईरानी कला का अनुकरण माना जा सकता है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे कि जो प्रश्न दिया गया है उनकी हम फ्रेमिंग करेंगे। आपको पहले भी बताया गया था कि आप कोई भी प्रश्न लिखने से पहले आप उस प्रश्न पर 1 मिनट का समय जरूर दें। अब वह 1 मिनट का समय आप क्यों दें? तो वह 1 मिनट का समय आप दें उस प्रश्न को समझने के लिए तथा उस प्रश्न की फ्रेमिंग करने के लिए। जब तक आप प्रश्न की फ्रेमिंग नहीं कीजिएगा तो आपका आंसर एक फ्लो में नहीं चलेगा। तो सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़ें और कहीं रफ में या तो आप अपने माइंड में उस क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर ले या फिर पेज के अंतिम में रफ में उस प्रश्न की क्या करें, फ्रेमिंग करें, या फिर प्रश्न पत्र पर ही उस प्रश्नों की फ्रेमिंग कर ले कि हमें प्रश्न में क्या क्या चीज़ का डिमांड है और क्या क्या चीज़ हम लिखने वाले हैं। तो चलिए इस तरीके से यदि आप कोशिश कीजिएगा तो आपका आंसर एक फ्रेमिंग की तरह नजर आएगा, एक जो है आपका क्रमबद्ध रूप से नजर आएगा। तो चलिए आज हम देखते हैं सबसे पहले जो प्रश्न दिए गए हैं उसकी फ्रेमिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न का यहाँ पे 2 भाग है। पहला भाग है कि मौर्य कला की विशेषताओं का वर्णन करना है और दूसरा भाग में हमको यह दिखाना है कि मौर्य कला यानी अशोककालीन जो स्तंभ हैं उन पे ईरानी कला का कितना प्रभाव रहा है, इसकी समीक्षा हम लोग करेंगे। तो मौर्य कला की विशेषताओं का विवरण हम लोग वर्णन जो इसकी विशेषताएं थी इसका पहले वाले वीडियो में हमने कर दिया है और डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक भी दे दिए गए हैं। आप यदि चाहें तो उस वीडियो को आप लोग जा करके जरूर देखें। आज हम उन विशेषताओं को एक शॉर्ट लिस्ट में सिर्फ फ्रेमिंग करके बताएंगे, क्योंकि इसके पहले वाले वीडियो में विस्तार से विशेषताओं को बता दिया गया और दूसरे पार्ट को हम लोग विस्तार से समझेंगे यानी मौर्य कला पर ईरानी कला के प्रभाव को। तो चलिए फ्रेमिंग करते हैं। सबसे पहले तो मौर्य कला की विशेषताओं यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, एक भूमिका लिखेंगे। ठीक है,
सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे, मौर्य कला से संबंधित एक भूमिका लिखेंगे और वो भूमिका क्या होना चाहिए आपको पहले बता दिया गया था। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, भूमिका लिखेंगे। ठीक है, भूमिका के बाद 4-5 लाइन की आप भूमिका लिखें। भूमिका के बाद दूसरे नंबर पे अब हम डायरेक्ट प्रश्न पे आएंगे और प्रश्न में हमसे क्या मांगा जा रहा है, विशेषताएं। दूसरे में क्या लिखेंगे हम, विशेषताएं लिखेंगे। और विशेषताएं में हम लोगों ने बताया था कि विशेषताएं में हम 2 तरह की कलाओं का वर्णन करेंगे, यानी कि मौर्य कला जो है वह 2 रूप में दिखाई देता है। पहला जो हमारा था वह है राजकीय कला के रूप में दिखाई देता है, या इसी को हम लोग राज दरबारी कला भी कहा जाता है या दरबारी कला भी कहा जाता है। दूसरा जो हमारा था वह था लोक कला, जिसे कि हम लोग जन कला भी कहते हैं। तो इस 2 रूप में मौर्य काल की जो कला हैं वह दिखाई देते हैं, राजकीय कला और लोक कला। राजकीय कला को हम लोगों ने 3 भागों में बांट करके पढ़ा था। ये सब आपके पिछली वीडियो में बताया जा चुका है, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक भी दिए गए हैं, आप उसे अगर नहीं देखे हैं तो देख ले। तो राजकीय कला को हम लोग 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं। पहला चंद्रगुप्त कालीन कला, पहला जो हमारा होगा चंद्रगुप्त कालीन कला होगा। दूसरा अशोक कालीन कला, और तीसरा जो हमारा होगा वह दशरथ कालीन कला होगा। ये 3 तरह के राजकीय कला में हम लोगों ने देखा था। फिर अगर हम चंद्रगुप्त कालीन कला की बात करेंगे तो चंद्रगुप्त कालीन कला में हम लोग राजप्रसाद की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे, राजप्रसाद की विशेषताओं के बारे में प्रकाश डालेंगे। और इसके बारे में बताया गया था कि जो विदेशी यात्री थे, एरियन थे, फाहियान थे, उन्होंने राजप्रसाद के बारे में क्या क्या कहा है, अपने क्या क्या विचार दिए हैं, उस मत को, उस विचार को लिखते हुए हम राजप्रसाद के यहाँ पे विशेषताओं का वर्णन करेंगे। अशोक कालीन कला की यदि हम बात करते हैं तो इसमें हम मूल रूप से सबसे पहले स्तंभ की चर्चा करेंगे, स्तंभ की विशेषताओं पे प्रकाश डालेंगे। दूसरा स्तूप की चर्चा करेंगे और स्तूप की विशेषताओं पे प्रकाश डालेंगे। तीसरा गुहा विहार, यानी कि जो गुफाएं थीं उनकी चर्चा करेंगे। याद रहे, जब आप स्तंभ की विशेषताओं पे प्रकाश डालें तो स्तंभ के पॉइंट के लिखने के साथ साथ आप दाएं साइड में क्या करें, इसके चित्र को भी बनाएं और चित्र के रूप में भी दिखाने का प्रयास करें। स्तूप का भी चित्र बनाएं, गुहा विहार का आप चित्र नहीं भी बनाएं, एग्जाम्पल दे सकते हैं और उदाहरण जरूर दें। जैसे कि स्तंभ का उदाहरण आप दे सकते हैं, जैसे कि लौरिया नंदनगढ़ का स्तंभ, लौरिया अरेराज का स्तंभ, रामपुरवा का स्तंभ, सारनाथ का स्तंभ, जिसे कि भारतीय राष्ट्रीय चिन्ह में शामिल किया गया है। तो इस तरीके से आप उदाहरण भी देते जाएं। स्तूप के भी उदाहरण आप प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसे कि सांची का स्तूप, केसरिया का स्तूप, राजगीर का स्तूप, जो कि विश्व का सर्वाधिक ऊंचा स्तूप है। आप तुलनात्मक भी जरूर करें, जहां तुलनात्मक की बात आए, तुलना करने की बात आए, तो आप वहां पे तुलना जरूर करें। तुलनात्मक आपके आंसर को जो है थोड़ा अच्छा बना देता है। जैसे कि अब केसरिया स्तूप, जब राजगीर स्तूप की बात करें तो वह विश्व की सर्वाधिक ऊंचा स्तूप है। तो यहाँ पे सोचिए, एक बिहार का, एक छोटे से राज्य का जो तुलना हो रहा है एक पूरे विश्व से हो रहा है, तो वो आपका एक अच्छा फ्लो बनेगा। गुफा की बात करते हैं, गुहा विहार, तो आप लोग को जैसे कि पता है कि गुहा विहार जो बनाया गया था वह, अब जब गुहा विहार आप जब लिखें तो आप ध्यान करें कि इसमें जो है अशोक और दशरथ दोनों की बातों का जिक्र कर दे, एक ही टाइप। हालांकि यहाँ पे आप कॉलम में लिख सकते हैं कि इसने भी क्या बनाया था, गुहा विहार बनाया, लेकिन जब आप लिखें तो लिखने के क्रम में क्या करें कि गुहा विहार में आप अशोक की भी चर्चा कर दें और दशरथ की भी चर्चा करें,
ऐसे में क्या होगा कि आपको अलग से दशरथ कालीन पे लिखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि टाइम का भी आप अभाव रहता है, उसे भी आपको लेकर के चलना है। तो गुहा विहार में आप लिख सकते हैं कि अशोक एवं उनके पौत्र दशरथ के द्वारा बौद्ध आजीवकों के रहने के लिए नागा अर्जुन तथा गया की पहाड़ियों को काट करके गुफाओं का निर्माण किया गया। ठीक है, किसके लिए? बौद्ध आजीवकों के रहने के लिए। अब उसके साथ कुछ उदाहरण भी आप देख ले, जैसे सुदामा की गुफा, लोमहर्ष ऋषि का गुफा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कुछ उदाहरण भी दे। तो ये हमने क्या देखा, राजकीय कला के अंदर आपको इन सभी तथ्यों को फ्रेमिंग के तहत अब आपको इसको बारी बारी से क्या करना है, विशेषताओं का वर्णन करना है। लोक कला की हम बात करेंगे तो लोक कला में हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे कि लोक कला यक्षयमनी की मूर्ति लिखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या करेंगे, जैन मूर्ति जो मिले हैं लोहानीपुर से, है ना, उनकी चर्चा करेंगे। जो नग्न मूर्तियां मिली हैं जैन की, संभवतः ऐसा माना जाता है कि वह जैन धर्म की है, उसकी चर्चा करेंगे। फिर हम इसके साथ साथ जो कई सारे मूर्ति कला के भी यहाँ पे अवशेष साक्ष्य दिखाई देते हैं, उसकी चर्चा भी करेंगे। और इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे कि मूर्ति कला का भी थोड़ी सी आप यहाँ पे एक और टॉपिक बना सकते हैं, और वह है हमारा मूर्ति कला। इसी में आप साथ साथ मूर्ति कला को भी थोड़ी से प्रकाश डालें। मूर्ति कला की बात किया जाए तो मूर्ति कला का विकास जो है वह राजकीय कला और लोक कला दोनों में दिखाई देते हैं। राजकीय कला की जो मूर्ति कला थी वह थोड़ा उत्कृष्ट था, थोड़ा विकसित था, वहीं दूसरी ओर लोक कला की मूर्तियां जो थी वह स्वतंत्र रूप से विकसित की गई थी। राजकीय कला की जो मूर्ति हैं, जो मूर्ति कला का उदाहरण है, उसे हमें अशोक के स्तंभ पर दिखाई देते हैं। जैसे अशोक के स्तंभों के ऊपर कई सारे मूर्तियों के आकृति बनाई गई है, जैसे बैल की आकृति बनाई गई है, सांड की आकृति बनाई गई है, बौद्ध के सारनाथ धर्म चक्र प्रवर्तन यानी चक्र की आकृति बनाई गई है। तो इस तरीके से उदाहरण जो है हमें राजकीय कला में मूर्ति कला की भी दिखाई देती है। लोक कला में मूर्ति कला की विकास की बात करें तो चामर ग्रहणी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जिसकी एक हाथ कटी हुई दिखाई देती है। वह जो है स्त्री की भव्यता एवं सुंदरता का प्रतीक है। स्त्रियां किस प्रकार से सजती थी, संवरती थी, इस मूर्तियों को देख करके हमें मालूम होता है। इसके साथ साथ आप मूर्ति कला की भी विशेषताओं की थोड़ी सी चर्चा करें। अब यह जो है आपका प्रश्न का पहला पार्ट यानी कि मौर्य कला की विशेषता का पार्ट जो है आपका समाप्त हो गया। अब प्रश्न के दूसरे पार्ट में हम लोग चलेंगे, और वह प्रश्न क्या था कि ईरानी कला का प्रभाव। दूसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे ईरानी कला का प्रभाव। ठीक है, अब ईरानी कला का प्रभाव कहाँ तक मौर्य कलाओं पर ईरानी कला का प्रभाव दिखाई देते हैं, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो ईरानी कला के जब प्रभाव की हम चर्चा करेंगे, अब आज का जो टॉपिक है वह मेन रूप से इसी को लेकर के है, चूँकि ये सारे बात जो है वो आपको बता दिए गए थे पिछले वीडियो में ही, और इनसे आपको प्रश्न भी करवा दिए गए थे, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू चार्ट के माध्यम से, फ्रेमिंग के माध्यम से बता दिया गया है। यदि आप भूल गए होंगे तो आपको यह फिर से रिकॉल हो गया होगा। तो ये पार्ट तो आपको बता दिया गया है। ठीक है, अब प्रश्न के दूसरे पार्ट यानी कि मौर्य कला पर ईरानी कला के क्या प्रभाव दिखाई देते हैं, उसकी हम समीक्षा करेंगे, यानी कि एग्जामिन करेंगे। तो दोस्तों, अशोककालीन जो स्तंभ हैं उनको लेकर के कई जो यूरोपीय विद्वान हैं, जो यूरोपीय इतिहासकार हैं, उनके नाम हम नोट कर लें, जैसे कि जॉन मार्शल और पीसी ब्राउन। ये दोनों जो है यह यूरोपीय इतिहासकार है, यूरोपीय विद्वान। तो अशोककालीन स्तंभ जो थे उनको लेकर के जो कुछ यूरोपीय विद्वान हैं, जो यूरोपीय इतिहासकार हैं, जॉन मार्शल, पीसी ब्राउन, उनका यह विचार है
कि मौर्यकालीन जो स्तंभ थे उन पर ईरानी कला का प्रभाव दिखाई देता है, अतः मौर्यकालीन स्तंभ ईरानी कला का अनुकरण है। इनका यह विचार था। लेकिन यह कहना समीचीन नहीं होगा कि मौर्यकालीन जो स्तंभ थे वह पूर्ण रूप से ईरानी कला का नकल है या अनुकरण है, क्योंकि मौर्यकालीन स्तंभ और ईरानी कला के स्तंभ में निम्नलिखित अंतर दिखाई देते हैं। अब आप इसे पॉइंट में लिखें। पहला पॉइंट क्या हम लिखेंगे? पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पिछले वीडियो में ही एक चित्र बताया गया था, इस तरीके से। ठीक है, ये तो पहला पॉइंट। अब हम क्या लिखेंगे दोस्तों कि अब हम याद रहे, अब जो हम विश्लेषण कर रहे हैं वह मौर्यकालीन कला और ईरानी कला में अंतर को लेकर के कर रहे हैं, और इसी अंतर को दिखाते हुए हम यह निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि क्या मौर्यकालीन कला जो है वह ईरानी कला का अनुकरण है या नहीं। क्योंकि जो इतिहासकार का नाम मैंने लिया, जॉन मार्शल और पीसी ब्राउन, इनका कहना है, इनका विचार है कि मौर्य कला यानी अशोककालीन स्तंभ जो है वह ईरानी कला का अनुकरण है। अब इसकी काउंटर करते हुए, इस बात का विरोध करते हुए जो भारतीय कला समीक्षक इतिहासकार थे, उन्होंने कौन कौन से तथ्य शामिल किए हैं उन्हें हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्या बताया गया इनमें मौर्यकालीन कला और ईरानी कला में अंतर, यानी अशोककालीन जो स्तंभ हैं और ईरानकाली जो स्तंभ है उनकी चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले जो बताया गया कि वह क्या है कि मौर्यकालीन, यहाँ पे आप मौर्यकालीन या अशोक के स्तंभ से भी लिख सकते हैं, क्योंकि मौर्यकालीन कला कहने का मतलब मूल रूप से यहाँ पे अशोककालीन स्तंभ की ही अंतर किया गया। मौर्यकालीन या अशोककालीन स्तंभ क्या हैं? एकाश्मक हैं। मौर्य अशोककालीन स्तंभ जो है वह क्या है? एकाश्मक हैं, जबकि ईरानी स्तंभ जो हैं, ईरानी स्तंभ क्या है? एक मिनट। ईरानी स्तंभ कई पत्थरों से जोड़कर बनाया गया है। तो पहला अंतर हम क्या लिखेंगे कि मौर्यकालीन यानी अशोककालीन जो स्तंभ है वह क्या है? एकाश्मक है। दोस्तों, जो हमने पहले भी बताया था कि अशोककालीन स्तंभ क्या है? एकाश्मक है। ये क्या है? एकाश्मक। एकाश्मक शब्द से अभिप्राय यहाँ पे है कि एक ही पत्थर से बना है, मतलब कि इन स्तंभों में, जो अशोक के जो स्तंभ हैं, इनमें कहीं भी पत्थरों के जोड़ नहीं दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी ओर जब हम ईरानी स्तंभ की बात करते हैं तो ईरानी कला के जो स्तंभ थे वह एकाश्मक नहीं थे, यानी उनके जो स्तंभ थे उन पर पत्थरों के जोड़ दिखाई देते हैं, यानी कि वह एक से अधिक पत्थरों को जोड़ काट करके और उन्हें आपस में जोड़ करके बनाया गया था। तो पहला अंतर हम यह लिखेंगे। दूसरा क्या लिखेंगे कि मौर्यकालीन स्तंभ या अशोककालीन स्तंभ स्वतंत्र रूप से स्थापित किए गए हैं, जबकि ईरानी स्तंभ महलों के अंदर स्थापित
किए गए हैं। दूसरा जो अंतर है दोस्तों वह है कि मौर्यकालीन स्तंभ जो हैं वह खुले आकाश में यानी कि स्वतंत्र रूप से धरती पर टिका हुआ है। ठीक है, यानी वह स्वतंत्र रूप से स्थापित किए गए हैं। ठीक है, जबकि ईरानी स्तंभ की बात करते हैं तो वह क्या थे, महल में, जैसे कि बड़े बड़े जो भवन थे उनके अंदर पिलर्स के रूप में दिए गए थे। तो दूसरा अंतर यह भी है कि मौर्यकालीन स्तंभ जो है वह स्वतंत्र रूप से विकसित हुए थे, जबकि ईरानी स्तंभ जो है वह महलों के भीतर बनाए गए हैं। तीसरा हमारा जो अंतर है वह है मौर्यकालीन स्तंभ बिना आधार के टिके हुए हैं, जबकि ईरानी स्तंभ चौकीनुमा आधार पर टिके हुए। तीसरा जो अंतर हमारा हुआ क्या है दोस्तों कि मौर्यकालीन स्तंभ जो है वह बिना आधार के टिका हुआ, यानी कि डायरेक्ट धरती पे जैसे रखा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है देखने से कि धरती पे वह रखा हुआ है। उसके ऊपर जो है कोई चबूतरा नहीं बनाया गया है, कोई चौकीदार नहीं बनाया। जैसे ये जो है ये हमारा क्या है, धरती है और इसी पे जो क्या किया गया है, खड़ा कर दिया गया है। लेकिन ईरानी स्तंभ की बात करें तो ईरानी स्तंभ जो है वह इस तरीके से दिखाई देता है। मतलब यह जो टिका हुआ है वो देखिए, ये चबूतरा बना हुआ है, यह चबूतरा है और यह चबूतरा पर ही क्या है, एक चौकी के आकार की दिखाई देता है और इस आकृति यानी इस चबूतरे पर वो क्या है, टिका हुआ है। तो तीसरा अंतर हमारा यह होगा कि मौर्यकालीन स्तंभ जो है वह बिना आधार के टिके हुए, मतलब उसमें कोई भी चौकीदार आधार नहीं बनाया गया है, जबकि ईरानी स्तंभ जो है वह चौकीनुमा आधार पर टिके हुए हैं। अगला अंतर हम क्या लिखेंगे, अगला अंतर हम लिखेंगे कि मौर्यकालीन स्तंभों पर एक विशिष्ट प्रकार की चमकदार पॉलिश पाई गई है, जबकि ईरानी कला की पॉलिश उतनी चमकदार नहीं है जितनी कि मौर्य कला के स्तंभे। यानी मौर्य कला के जो स्तंभे थे, हम लोग जहाँ तक जो हम लोग बताया था, जो पढ़े थे कि मौर्यकालीन स्तंभों पर चुनार के लाल बलुआ पत्थर से पॉलिश की गई थी और यह पॉलिश इतनी चमकदार है कि आज भी इसकी चमक उतनी ही बरकरार है जितनी की पहली थी। तो अगला अंतर जो हम लिख सकते हैं कि मौर्यकालीन स्तंभों पर उत्कृष्ट चमकदार पॉलिश दिखाई देती है, जबकि ईरानी स्तंभों पर उतनी उत्कृष्ट पॉलिश दिखाई नहीं देती है। तो ये अंतर हो गया। नेक्स्ट अंतर हम क्या लिखेंगे, अगला अंतर हम क्या लिखेंगे कि मौर्यकालीन स्तंभों के ऊपर जो आकृतियां बनाई गई है वह किसकी बनाई गई है, पशु आकृति बनाई गई है। ठीक है, मौर्यकालीन स्तंभ जो बनाए गए हैं उनके ऊपर पशु की आकृतियां बनाई गई है, जबकि ईरानी के जो स्तंभ है, ईरानी कला के जो स्तंभ है, उनके ऊपर मानव आकृति बनाई गई है। ठीक है, तो यहाँ से एक अंतर हमें यह भी दिखाई दिया कि मौर्यकालीन स्तंभों के ऊपर पशुओं की आकृति दिखाई देती है, किंतु या जबकि ईरान कालीन स्तंभों पर मानव की आकृति दिखाई देता है। तो ये हम 5-6 पॉइंट बना करके मौर्यकालीन स्तंभ और ईरानकालीन स्तंभों की तुलना करेंगे, अंतर करेंगे। अब हम निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, अतः उपयुक्त तथ्यों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि मौर्यकालीन स्तंभ यानी अशोककालीन स्तंभ जो थे वह ईरान की कला से प्रभावित नहीं थे। यानी मौर्यकालीन स्तंभ पर ईरानी कला का प्रभाव दिखाई नहीं देता है। यानी कि
मौर्यकालीन जो स्तंभ थे या मौर्यकालीन जो कला थी वह स्वतंत्र रूप से भारत में विकसित कला थी। इन कलाओं पर कोई भी विदेशी कला का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि मौर्य शासक ने अपने कलाओं के क्षेत्र में एक उल्लेखनीय और अद्वितीय योगदान दिया, जो हमें आज भी दिखाई देता है और जो विश्व से कलाओं के क्षेत्र में एक अलग पहचान स्थापित भी करता है। इस तरीके से हम निष्कर्ष लिखेंगे और हमारा ये जो आंसर है प्रश्न का, ये आंसर समाप्त हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने देखा मौर्य कला की विशेषताएं और मौर्य कला पर ईरानी कला के प्रभाव। तो इस तरीके से आप प्रश्न की फ्रेमिंग करें और इस तरीके से आप लिखें। आवश्यकता हो, यदि आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी है तो आप फिगर का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब हम लोगों ने देख लिया। अब जो प्रश्न आपको बोर्ड पे दिए गए हैं उस प्रश्न को आप वीडियो को पहले देख ले, अच्छे तरीके से नोट्स कर ले, टॉपिक को, पॉइंट को 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ ले और फिर जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें आप स्वयं लिखने का प्रयास करें। पहली बार आपको कुछ कठिनाई होगी, कुछ पॉइंटों को आप भूल भी सकते हैं, लेकिन जैसे ही आप 2-3 बार इसे लिखने का प्रयास करेंगे सारे पॉइंट आपके दिमाग में खुद ब खुद आने लगेगी। तो आप वीडियो को देखें, 1 बार 2 बार, जितनी बार चाहते हैं देख सकते हैं। फिर आप इसे नोट करें और जो प्रश्न दिए गए हैं उसे कम से कम 2-3 बार लिखने का प्रयास करें। तो आज का वीडियो दोस्तों यहीं तक है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है, तो आप हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपको इस वीडियो में किसी प्रकार की त्रुटि नज़र आई हो या कोई ऐसे पॉइंट जिसे हमने नहीं बताया हो या छूट गया हो, तो आप मुझे दिए गए नंबर पर कॉल करके बता सकते हैं। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा, या फिर आप कमेंट के माध्यम से भी हमें सलाह दे सकते हैं। तो आप दिए गए प्रश्न का उत्तर लिखें और उत्तर लिख करके हमारे जो दिए गए नंबर है उस पर आप अपने कॉपी को सेंड करें, ताकि मैं आपकी कॉपी को मूल्यांकन करके आपको बता सकूं, आपको सेंड कर सकूं। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा, पहले टॉपिक में हमने क्या देखा था, मौर्य कला की विशेषताएं। आज के टॉपिक में हमने क्या देखा कि मौर्य कला पर ईरानी कला का प्रभाव कितना सही कितना गलत, यानी कि समीक्षा किया। अगले टॉपिक में हम देखेंगे कि मौर्य कला एवं बौद्ध धर्म का संबंध। 64वीं बीपीएससी के प्रश्न को यदि देखा जाए तो मौर्य कला के साथ साथ बौद्ध धर्म के साथ उनके क्या रिलेशन हैं, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे गए थे। तो इस टॉपिक को भी हम लोग कवर करेंगे अगले वीडियो में कि मौर्य कला के साथ बौद्ध धर्म के क्या क्या संबंध रहे हैं और उनमें से कौन कौन से पॉइंट को हमें लिखना है, शामिल करना है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।